चलो, तो फॉरेन बॉडीज हैं ऑफ द फूड पैसेज, उसकी मल्टीपल साइट्स हो सकती है, टॉन्सिल, बेस ऑफ द टंग, posterior pharyngeal wall, piriform fossa या esophagus, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फॉरेन बॉडी। अब जो इसकी कॉजेज हैं उसमें एज, जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती, वो हर चीज को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दे आर यूजुअली चिल्ड्रन 80% बिलो 5 years, यानी कि अभी बहुत ही छोटे बच्चे। यहाँ पे अगर देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी यूज ऑफ अपर डेंचर, अब जब अपर टीथ आर्टिफिशियल होंगे तो उसमें नर्व सप्लाई वगैरह तो नहीं होगी, तो जिसकी वजह से लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन हो जाता है, मतलब फील नहीं होता कि हमने खाना खाया तो उसमें सिर्फ खाना है या कोई पिन वगैरह भी है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिलेप्टिक सीजर्स, डीप स्लीप या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, इस सब में पेशेंट को, बंदे को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली इस बंदे को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, केयरलेसनेस, कि आप खाना बनाते हुए आप बहुत हेडलेस थे तो कोई पिन वगैरह उसके अंदर गिर गई। इम्प्रॉपर मैस्टिकेशन, हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। नैरोड इसोफेजियल ल्यूमेन में स्ट्रिक्चर और कार्सिनोमा आ जाते हैं, और साइकोटिक्स में इंटेंट टू कमिट सुसाइड। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी जो बहुत कॉमनली हमें ओपीडी में मिलती है, और ये एक मैसेज होता है अमूमन ENT सर्जन की तरफ से, कि जो आजकल जैसे हम लोग यंग लड़कियां हैं तो हम हिजाब पिन यूज करते हैं, वो कॉमन पिन टाइप होती है, तो जब हम अपना हिजाब सेट कर रहे होते हैं तो हम उस पिन को अपने मुंह में रख लेते हैं, फिर मुंह से निकाल निकाल के लगा रहे होते हैं। दिस इज वेरी 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 डेंजरस। आजकल तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 ऐसी यंग फीमेल्स, मतलब हमारी एज फेलोज इस तरह की आती हैं कि उनकी इसोफेगस में या जब वो इनहेल करते हैं तो ट्रेकिया में चली जाती है। ठीक है, मतलब इट इज अ फॉरेन बॉडी, और वो इसोफेगस में भी जा सकती है, ट्रेकिया में भी जा सकती है। तो ये एक मैसेज है, हम क्योंकि ये हमारी एज से रिलेटेड जाता है। ठीक है, जो साइट ऑफ लॉजमेंट है, इट इज यूजुअली, मतलब मोस्ट कॉमनली एट और जस्ट बिलो द क्रिकोफ्रिंजियल स्फिंक्टर, यानी कि जहाँ पे इसोफेगस स्टार्ट हो रही है। इट इज अ कॉमनेस्ट साइट कि फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जहाँ जाके उस स्फिंक्टर के ऊपर भी रेस्ट कर सकते हैं या जस्ट बिलो द स्फिंक्टर, कि जब वो गए तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया और वो नीचे चले गए। लेकिन नीचे जाने के चांसेस ज्यादा ही होते हैं कि वो बहुत नीचे नहीं जाते, क्योंकि पुअर पेरिस्टाल्सिस होती है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस के लिए मल्टीपल नर्व सप्लाई चाहिए होती है, तो वो बाकी क्योंकि नहीं होते तो वो ज्यादातर उधर ही रहते हैं। लेकिन जो शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दैट डिपेंड्स कि किस पोजीशन में एंटर होते हैं। ठीक है जी। अब जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे कि जब पेशेंट, इसमें अब सिम्टम्स हैं और साइंस हैं, पेशेंट आके हमें बताएगा, हिस्ट्री देगा कि मुझे चोकिंग हुई और गैगिंग हुई, मतलब उल्टी सी आई, मुझे लगा कि कुछ अंदर गया जिसकी वजह से मुझे उल्टी सी आई। डिस्कम्फर्ट और पेन होगा, मुझे क्लैविकल्स के ऊपर हाथ लगाएगा अपनी गर्दन के साथ, मुझे तो बहुत दर्द है, और जब मैं उस फॉलो करने की कोशिश करता हूँ तो वो दर्द बढ़ती जाती है। मैं खाना खा रहा हूँ तो वो नहीं गुजर रहा, या बहुत मुश्किल से गुजर है या नहीं गुजर रहा। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है। साथ वो अगर उसकी टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई बड़ी चीज गई हुई है, तब उसका सांस तो नहीं बंद हो रहा ना, क्योंकि वो खाने की नाली में है, तो वो कंप्लेन करेगा कि बहुत ज्यादा स्लाइवा उसके मुंह से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको एक स्टिमुलस मिल रहा है कि कोई फूड पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है इन द गट, जिसकी वजह से स्लाइवा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी ड्रूलिंग शुरू हो जाएगी ना। दिस इज डेंजरस कि अगर वो एस्पायरेट हो जाए, यानी कि वो ट्रेकिया में और सांस की नाली में चला जाए, तो न्यूमोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, देयर कैन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि अगर कोई बड़ी फॉरेन बॉडी है वो पीछे से ट्रेकिया पे प्रेशर डाले उसके पोस्टीरियर वॉल पे, तो वो उसको कंप्रेस कर सकती है, यहाँ उस फॉरेन बॉडी की वजह से लेरिंजियल एडिमा होते हैं। ठीक है, सबस्टर्नल या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, कि अगर फॉरेन बॉडी इसोफेगस में थोड़ा नीचे चली गई है, सॉरी, और उधर स्पैज्म हो गया या उधर कोई परफोरेशन हो गया। ठीक है, मतलब अगर कोई शार्प पेन वगैरह है और उसने परफोरेट कर दिया इसोफेगस को, तो सबस्टर्नल एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन अब ये भी कॉमन है कि जब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो खाना, क्योंकि हम बहुत चबा के खाते हैं, तो वो नॉर्मल इनटेक ऑफ फूड होता है। लेकिन फिर उसके अगर वो बंदा कहे कि नहीं मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने गलती से उसको सॉलो की थी एक दिन, और उसकी एग्जामिनेशन हम करें तब भी थोड़ा बता रही है, तो फिर हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं। ठीक है, साइंस में क्या आएगा कि जब हम पेशेंट को टच करेंगे, मतलब पेशेंट की नेक को जब हम पैल्पेट करेंगे,
तो पूलिंग ऑफ द वो टेंडरनेस होगी इन द लोअर पार्ट, और वो राइट या लेफ्ट दोनों पे हो सकती है। जब हम उसका आइडियल करेंगे, आइडियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी, हम मुंह से मिरर डालते हैं लेरिंजोस्कोप और हम डायरेक्ट से ऊपर और उस एरिया को हम विजुअलाइज करते हैं, तो उधर सिक्रीशंस की पूलिंग होगी इन द पेरिफॉर्म फोसा, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन है ये स्वॉलोइंग से उधर से नहीं खत्म होंगी, उधर ही रहेंगी, ठीक है। या फिर कोई अगर फॉरेन बॉडी इसोफेगस के निकल के ऊपर हमें नजर आ रही है तो दैट कैन बी अ साइन ऑन एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या होती है, हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में दो व्यूज लेते हैं, पोस्टरो इंटीरियर यानी आगे से पीछे, और लेटरल यानी साइड से, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, एक लाइन है ढिंगरा में लिखी हुई कि फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस, जब पोस्टरो इंटीरियर व्यू हम उसका करेंगे तो हमें फॉरेन बॉडी पूरी नजर आएगी, लेकिन लेटरल व्यू में हमें उसकी एज नजर आएगी, ठीक है। और साथ ही लिखा हुआ है विच इज कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेकिया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक डायग्राम डाली है, पहले इसको समझ लेते हैं तो आगे सारी वही चीज है। अब ये है कॉइन इन द ट्रेकिया एंड कॉइन इन द इसोफेगस। जब देखो कॉइन हम इंजेस्ट करेंगे तो जब हम उसको पोस्टरो इंटीरियर व्यू लेंगे इसोफेगस में तो हमें पूरा कॉइन नजर आता है, क्योंकि ये एक मतलब खुद सोचो ना, कॉइन इंजेस्ट करने के लिए सबसे जो इजी पाथवे है उसके स्लिप इन होने के लिए वो इसी पोजीशन में है, ठीक है। तो जब लैटरल व्यू करेंगे तो हमें कॉइन की साइड नजर आएगी, लेकिन ट्रेकिया में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए हैं। वोकल कॉर्ड की अटैचमेंट कहाँ होती है, आगे से पीछे, मतलब जो उसकी स्लिट होती है वो अब जब उस स्लिट में से कॉइन ने पास करना है तो वो वर्टिकली करेगा, यानी एज टू एज, ठीक है। इट मेक सेंस, आप खुद सोचो इस बात को, ठीक है। तो जब हम उसका पोस्टरो इंटीरियर व्यू ट्रेकिया में लेंगे तो हमें फॉरेन बॉडी की एज नजर आती है, लेकिन जब उसका लेटरल व्यू लेंगे तो हमें पूरा कॉइन नजर आएगा, क्योंकि वोकल कॉर्ड के बीच में से ये निकलेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब ये चीज एक लाइन लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम डाल दिया, तो ये जब दोबारा पढ़ोगे तो एक दफा दोबारा से इसको देख लेना, ठीक है। अब खत्म करते हैं इसको। अब एक्सरे पे हमें रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडीज नजर आएंगी, ठीक है। और रेडियो ल्यूसेंट जो होंगी वो उसमें हमें लगेगा कि कोई एयर बबल पड़ा हुआ है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम उसके बाकी स्टेप्स पे जाएंगे, मतलब आइडियल कर लो या फिर एंडोस्कोपी वगैरह या इसोफेगोस्कोपी, ठीक है। अब अगर फॉरेन बॉडी है इसोफेगस में तो हम वेरिएंट फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है, हमें तो नहीं पता, तो वो बेरियम चला जाएगा लेरिंग्स पे, तो ये एस्पायरेशन और वो बाकी कॉम्प्लिकेशंस कराएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लुक फॉर मल्टीपल फॉरेन बॉडीज। ये नहीं कि एक कॉइन मिल गया तो आपने कहा कि चलो ठीक है मिल गया, क्या पता उस बच्चे ने 2 कॉइन्स खाए हो, ठीक है। इट कैन बी अ सरप्राइज, आपने उसको रूल आउट करना है। मैनेजमेंट, एंडोस्कोपिक रिमूवल, क्या आपने एंडोस्कोपिक ट्यूब डाली और उसमें से निकाल लिया। सर्वाइकल इसोफेगोटमी, अब इसका मैंने डिटेल्स लिखी नहीं थी, हम बुक से पढ़ेंगे। सर्वाइकल इसोफेगोटमी में क्या होगा कि हम इंसिजन देंगे नेक में और वहां से ओपनिंग करेंगे सर्वाइकल इसोफेगस की और उधर से कुछ निकालेंगे। जैसे इसलिए हम अमूमन करते हैं शार्प बॉडीज के लिए कि उसको एंडोस्कोपिकली रिमूव करते हुए कोई ना हो, मसला ना हो, लेकिन अमूमन एंडोस्कोपी ही करते हैं, ठीक है। ट्रांसथोरेसिक इसोफेगोटमी, अगर चीज बहुत नीचे चली गई, थोरेसिक इसोफेगस में पहुंच गया, तो फिर हम इसोफेगस में से वो थॉरिक्स में से जाएंगे, और अगर वो पास कर जाती है द पाइलोरस ऑफ द स्टमक, यानी कि वो स्टमक के अंदर पहुंच, स्टमक में से भी निकल गई, ठीक है, तो वो बाकी जीआई ट्रैक्ट में से खुद ही निकल जाएगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने स्टूल एग्जामिनेशन करना है फॉर 3 to 4 days, मतलब 3 से 4 दिन जो स्टूल आएगा आपने उसको एग्जामिन करना है। यू हैव टू लुक फॉर द फॉरेन बॉडी, ठीक है। डाइट नॉर्मल रखनी है, कोई परगेटिव नहीं देना, क्योंकि वो फिर इट विल हैसन द पैसेज ऑफ फॉरेन बॉडी, तो फिर इंजरी के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसने पाइलोरस को पास कर दिया और फिर हम इंटरफेयर कब करेंगे कि पेशेंट कहे कि मुझे दर्द है पेट में, यानी कि वो फॉरेन बॉडी उसको इरिटेट कर रही है, अगर हम उसके साथ एक्सरेज भी करेंगे पीरियडिकली, मतलब ना जब उसने पाइलोरस को पास कर लिया, अगर उसमें हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल हमें एक्सरे पे पिन नजर आ रही है लेकिन वो पिन आगे नहीं जा रही 1-2 दिनों में, तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट शार्प है तो भी हम ऑपरेटिव में जाएंगे कि वो बाकी वॉल को खराब ना करे। अगर फॉरेन बॉडी 2 साल के बच्चे में 5 सेंटीमीटर से बड़ी है
तो हम फौरन ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके मल्टीपल ड्यूडेनल फोल्ड्स हैं जिसके अंदर से 5 सेंटीमीटर से लार्जर फॉरेन बॉडी पास नहीं करती इन अ चाइल्ड ऑफ 2 years. दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इट कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन. जो डिस्क बैटरीज होती हैं सेल खा जाते हैं. मतलब अमूमन हमें कहते हैं, हमारे घर में तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि ये जो एसी के रिमोट हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, बच्चों को ना दें कि उसके पीछे से कवर उतार लेते हैं तो वो फौरन से खा जाते हैं. उनको तो लगता है बड़े मजे की चीजें, मम्मा पापा ने हमसे दूर रखी हुई है, उस पर कवर भी लगा हुआ है, तो ये तो कुछ बहुत अच्छा है, तो वो उसको खा जाते हैं. ये अब बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि हर चीज में बैटरी है. बच्चों के खिलौनों में बैटरी है, एसी के रिमोटों में बैटरी है, टीवी के रिमोट्स में बैटरी है, अब तो पंखों के रिमोट आ गए हैं उनमें बैटरी है. हर चीज में एक सेल होता है. घड़ी में सेल है, घड़ी गिर के टूट के सेल निकल गया, ठीक है, वो बहुत छोटा सेल होता है. अगर 1.5 सेंटीमीटर से बड़ी है बैटरी, यानी कि उसने कोई बड़ा सेल खाया है, जो ट्रिपल ए वाले होते हैं जो एसी और टीवी में अमूमन होते हैं, और वो स्टमक में है 48 आवर्स से और बच्चा 6 साल तक का है, ठीक है, तो हम उसको फौरन एंडोस्कोपिकली रिमूव करेंगे, क्योंकि वरना 48 आवर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, अगर उस बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है या उस बंदे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो वो ऑब्वियसली आगे से पास नहीं करेगी, हम खुद निकालेंगे. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमने पहले पढ़ा है कि पीछे से प्रेशर डाल रहा है ऑन द ट्रेकियल वॉल, यहाँ पे लेरिंजियल एडिमा हो रहा है. सेल्यूलाइटिस हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि फॉरेन बॉडी वेयर एवर देयर इज अ फॉरेन बॉडी देयर विल बी एन इन्फेक्शन, यही एंटी का रूल है. ठीक है, परफोरेट कर सकता है इफ इट इज अ शार्प ऑब्जेक्ट. फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वेरी रेयर. इट कैन कॉज अल्सरेशन एंड डेवलप इनटू अ स्ट्रक्चर. एक पैराग्राफ है बुक में डिस्क बैटरीज का, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि 6 साल के बच्चे वाली फॉर आर एमसीक्यूज, और साथ एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसने, को 1 घंटे में अगर डिस्क बैटरी रहे पेशेंट के अंदर तो 1 घंटे में म्यूकोजा को डिस्टर्ब करेगी, 2 से 4 घंटे में मसल कोट को भी डिस्टर्ब कर देगी, और 8 से 12 घंटे में वो परफोरेशन कर देगी ऑफ द ईसोफिगस, अगर वो ईसोफिगस में रहती है. ठीक है, और स्टमक में अगर है फॉर 48 आवर्स तो फिर वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो फट जाती है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मर्करी होता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट. ठीक है, डोंट सब क्या है कि ये हमारे लिए जनरल नॉलेज भी है एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, कि अगर हमारे घर में खुदा न खास्ता, मतलब सबके जिनके घर में बच्चे हैं खासतौर पे, अगर खुदा न खास्ता किसी ने इंजेस्ट कर लिया तो हमने क्या करना है? वी डू नॉट हैव, ये पहला पॉइंट मैं बताती हूँ, डू नॉट पुश द फॉरेन बॉडी फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन. एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज एन ईएनटी सर्जन, एज एन ईएनटी कंसल्टेंट, वट एवर, एज एन हाउस ऑफिसर, कोई हमने ये कोशिश नहीं करनी कि उसको दबा दो वो स्टमक से नीचे से निकल जाएगा. ठीक है, यू हैव टू टेक इट आउट, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ज्यादा मसाइल भी कर सकता है. डू नॉट यूज पेपेन, अ मीट टेंडराइजर. इसमें लोग क्या करते हैं कि जब बोटी फंस गई फॉर एग्जाम्पल, तो पेपेन दे दो कि वो मीट उधर ही डाइजेस्ट हो जाएगी. नहीं, क्योंकि हमारी इसोफेजियल वॉल भी मीट है, तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है. और अगर आपने हड्डी समेत उस फंसाई है बोटी, तो वो हड्डी डाइजेस्ट नहीं होगी, उधर से बेशक मीट डाइजेस्ट हो भी जाए. ठीक है, फिर एक चीज है कि ग्लूकागॉन यूज करते हैं टू रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. अब हमें तो नहीं पता कि उधर फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट क्यों हुआ है, क्यों लॉज हुई है. अब अगर वो किसी स्ट्रक्चर की वजह से हुई है तो आप ग्लूकागॉन दे दो, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बेशक रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर रिलैक्स नहीं होगा, तो वो फॉरेन बॉडी उधर से नहीं हिलेगी. ठीक है, और एक पहला पॉइंट है, डू नॉट यूज फॉलीज और बैलून कैथेटर. अब ये एक बड़ी वायरल हुई थी वीडियो फेसबुक पे, किसी बाहर के हॉस्पिटल की वीडियो थी कि वो फॉली कैथेटर डालते हैं, उसको फौरन से खींचते हैं तो कॉइन से बाहर आ जाती है. ठीक है, अब एक दफा तो आ जाएगी, दूसरी दफा भी आ जाएगी, लेकिन ये हमने नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वापस आते हुए वो बच्चा सांस ले या रोए तो वो कॉइन आपके ट्रिकिया में चला जाए. दैट इज इवन मोर डेंजरस, कि वो ब्रोंकाई में चला जाता है, उधर उधर जाके लॉज हो जाता है और वो ब्रोंकोस्कोपी से भी नहीं निकलता. ठीक है, तो एज अ एचओ या कुछ भी कोई स्टंट नहीं मारना फेसबुक पे देख के, तो दिस इज अ डोंट. ठीक है, दिस कवर्स आर फॉरेन बॉडीज. अब ये उसकी इमेजेस हैं, दिस इज द कॉइन, द इसोफेगस, ये उसका लेटरल व्यू पे एज हमें नजर आ रहा है. ये देखो सेफ्टी पिन, जब हम मुंह में रखते हैं स्कार्फ पे लगाने के लिए, उसको इंजेस्ट कर सकते हैं, कोई बच्चा इंजेस्ट कर सकता है. ये एक बड़े मजे की पिक्चर थी, पूरा फोक खाया हुआ बच्चे ने. ठीक है, ये एक केस स्टडी थी, उसमें पिक्चर्स थी कि पूरा का पूरा फोक इसोफेगस पे है. ठीक है, बच्चे को गुस्सा चढ़ा, उसने खा लिया. एंड दिस इज द कंपैरिजन फॉर दैट वन लाइन, कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे.
ठीक है, this covers our topic of foreign bodies of the food passage. I hope there is no question at 6:02 and we're done.